पे हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम पे इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। इनहेरिटेंस में देखा था कि इनहेरिटेंस हमें क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। किसी भी कोड को अगर हमें दोबारा रीयूज करना है किसी दूसरी क्लास में तो उसको हम इनहेरिट करके दोबारा से बिना डिफाइन किए यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ पे ये होता है वन नेम मेनी फॉर्म्स होता है। वन नेम मेनी फॉर्म्स की बात करें तो फंक्शन का नाम यहाँ पे एक होता है और उसके अलग अलग यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपको यही मीनिंग होता है कि वन नेम मेनी फॉर्म्स। एक फंक्शन का नेम रहेगा बट उसको हम अलग अलग टर्म में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नेम एक ही रहेगा। जैसा कि इसमें मेजर पार्ट दो चीज़ें दी जाती हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। एक तो आपका होता है ओवरलोडिंग होता है और दूसरा आपका होता है ओवरराइडिंग। दो मेजर टर्म्स होते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइड यहाँ पे रहेगा, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये मेजर टर्म्स इसके होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, जिसमें से हमने ये होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन का नाम एक रहेगा या जिसको मेथड बोलते हो और इसके अलग अलग रहेंगे। फंक्शन का नाम अगर यहाँ पे एक ही रहेगा, अब वो चाहे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये भी हो सकता है जैसे सम है, यहाँ पे भी फंक्शन का नाम सम है। हो सकता है वहाँ पे कोई भी वैल्यू ना ले बट यहाँ पे एक वैल्यू लेगा, हो सकता है दो वैल्यू ले, कुछ इस तरीके से वैल्यू 1 2 3 कुछ इस तरीके से। नाम एक ही रहेगा, डिफरेंट वर्क करेगा। ये तो होता है पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं। अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें तो ओवरराइडिंग में होता है, इसमें जो ओवरलोडिंग होती है इसके लिए हमें केवल एक क्लास की ज़रूरत पड़ सकती है, एक क्लास में हो जाता है। इट इज पॉसिबल विथ सिंगल क्लास। एक क्लास से भी ये पॉसिबल हो जाता है। बट अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें तो ओवरराइडिंग में आपका मल्टीपल क्लास की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट ओवरराइडिंग रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 क्लास। बिना 2 क्लास के हम ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग क्या होता है उसको भी अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ओवरराइडिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक क्लास में पहले हम ओवरराइडिंग को समझेंगे, देन हम ओवरलोडिंग पे आएंगे। ओवरलोडिंग कैसे इम्प्लीमेंट होता है। वैसे अगर हम पीएचपी की बात करें तो ओवरलोडिंग तो हमने ये समझ लिया कि ओवरलोडिंग यही होता है, एक फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम एक होगा बट वो कभी 2 वैल्यू को भी ऐड करेगा, कभी हो सकता है इसके पास 3 वैल्यू को ऐड किया जाए। यहाँ पे हो सकता है वो 3 वैल्यू को ऐड ऑन कर रहा हो। तो ये क्या हो गया ओवरलोडिंग। बट ये पीएचपी अगर हम देखें तो डायरेक्टली ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमें ओवरलोडिंग देखें तो ओवरराइडिंग आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा बट ओवरलोडिंग में के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और वो रीज़न क्योंकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग अदर प्रोग्रामिंग में तो आपको सपोर्ट करेगा, कुछ ऐसे ही करेगा जैसे हमने यहाँ पे क्यों नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप नहीं होता है। डेटा टाइप नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि किस तरीके का डेटा। पीएचपी में क्योंकि हम डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं करते, आप नॉर्मल वेरिएबल ले लीजिए, उसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जावा हो गई, डॉट नेट हो गई, इन सब में
ओवरलोडिंग आपको सपोर्ट करेगा बहुत इजीली और आसानी। कुछ इसी तरीके से ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। बट पीएचपी में अगर हमें ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो थोड़ा सा जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा, देन जा करके वो चीज़ें होंगी। बट पहले हमें जो आसानी से हो जाएगा, पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं जिसको हम बोलेंगे ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट्स को। ओवरराइडिंग किस तरीके से होगा, हमने देखा ओवरराइडिंग में एटलीस्ट 2 क्लास की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलते हैं, हम 2 क्लासेस बनाते हैं और फंक्शंस को एक बार ओवरराइड करके देखते हैं कि कैसे ओवरराइड किया जाएगा फंक्शंस को। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश हो रहा है जिसमें हम लोग ये सिर्फ समझेंगे कि ओवरराइडिंग कैसे किया जाएगा और ओवरराइडिंग के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जाता है। अगर अभी हम इसको रन करा करके देखना चाहें तो इसमें अभी कुछ आउटपुट नहीं रहेगा, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पेरेंट्स की कुछ बाइक यहाँ पे हमारे पास है बाइक्स, अब उसको हम दोबारा से अगर हम उसको अपने लिए यूज करना चाहते हैं, डैड यूज कर रहे थे तो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बाइक को मॉडिफिकेशन करवाया था, लेकिन अगर अब हम यूज करेंगे तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अपने अकॉर्डिंग हमें दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको दोबारा से मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं तो केवल इनहेरिट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सेम एज इट इज मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा डैड बाइक, और अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नेम दिया इक्वल टू न्यू, और ये इस क्लास का अगर हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये अभी अगर हम इस फंक्शंस को कॉल करते हैं, क्योंकि अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इस ऑब्जेक्ट से अगर हमने फंक्शंस को कॉल किया है तो यहाँ पे जो उसके फंक्शंस में लिखा गया होगा वही आएगा, सेम चीज़ वही आएगा। और हमने यहाँ पे बाइक फंक्शन को कॉल कर लिया तो ये आपको ये वाला आउटपुट देगा। कहाँ पे आउटपुट देगा ये वाला, ये आप जब इसको कॉल करेंगे देन। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी फिलहाल के लिए, तो obj2 हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल टू न्यू, और इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और फिर से हमने क्या किया obj2 के थ्रू हमने कॉल किया फिर से बाइक को। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो अभी भी, क्योंकि ये सेम आउटपुट देगा, सेम आउटपुट क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फंक्शंस ऑटोमेटिक इस वाले क्लास में आ जाएगा जो हम लोगों ने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में सीखा था, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कस्टमाइजेशन हो जाए, यहाँ पे डैड की बाइक ना लिख करके माई बाइक लिख करके आए, दैट मीन्स ये हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम इस फंक्शंस को क्या करेंगे, दोबारा से इसको मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे डैड की जगह पे हम माई बाइक लिखेंगे। तो अब इस केस में अगर हमने अभी यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो ये वाला आउटपुट देने के बजाय हमारे पास क्या देगा, ये वाला आउटपुट देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि अगर हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज को चाहते हैं कि उसको रीमॉडिफाई किया जाए, अब ये ज़रूरत बहुत जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे एक छोटा सा आपने रियल लाइफ का एग्जांपल देखा कि अगर हमें पेरेंट्स के हिसाब से बाइक उनकी नहीं यूज करनी है, हमें अपना कस्टमाइजेशन करवाना है, तो हम उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यूज करके, जिससे कि ये लगे कि हाँ ये मेरी बाइक है। वो चीज़ें यहाँ तो रियल लाइफ में हो गया, बट इसीलिए अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ले लेते हैं एक एग्जांपल। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारे पास विंडोज़ 8 था, तो हमने यहाँ पे विंडोज़ 8 अगर है हमारे पास, तो हमने विंडोज़ 8 यहाँ पे हमने लिखा है। और विंडोज़ 8 के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो
अगले वाले जैसे विंडोज 8 की जगह पे अगर हम विंडोज 10 की बात करें तो विंडोज 10 में जो फीचर्स हमें यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो विंडोज 8 को इनहेरिट किया है वो फंक्शंस और वो फीचर्स तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, और जिसको हमें नहीं ज़रूरत थी उसको प्राइवेट कर देंगे, जिसकी ज़रूरत थी उसको हम यहाँ पे पब्लिक करके यूज कर लेंगे। बट उसमें भी कुछ नया मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो उसको दोबारा से डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारा 8 का 8 भी रहेगा और हमारा 10 भी रेडी हो जाएगा, वो हमारे अकॉर्डिंग। तो ओवरराइडिंग का मतलब मेन है कि हम उस चीज को नए तरीके से इम्प्लीमेंट करके हम यूज कर सकते हैं, पुराना भी यूज कर सकते हैं, नया भी यूज कर सकते हैं। विंडोज 8 का भी फीचर यूज कर सकते हैं, विंडोज 10 का भी फीचर यूज कर सकते हैं। तो विंडोज 8 की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि हम विंडोज 8 में कोई चेंजेस करेंगे, विंडोज 10 में चेंज करेंगे और जो चेंजेस रहेगा विंडोज 10 में मिलेगा। फिर बाद में अगर हमें विंडोज 10 से कुछ फीचर्स हटाने हैं, इसको प्राइवेट कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे इनहेरिट कर लेंगे क्लास विंडोज 11, यहाँ पे हम विंडोज 11 दे देंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे विंडोज 10 को, विंडोज 10 को। अब विंडोज 11 में जो जो चीज़ें कुछ नए अगर हमें फीचर्स ऐड ऑन करना है तो कुछ नए फीचर्स हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। पुराने वाले में मॉडिफिकेशन करना है तो पुराने वाले को फिर से हम यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे। तो इनहेरिट ओवरराइडिंग का मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग फीचर्स को अपग्रेड कर देना। जो पुराने वाले वर्जन्स में कोई चीज है तो उसको क्या करेंगे, करंट वाले वर्जन में उसको अपग्रेड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अपग्रेड कर देंगे। और जिसको हमें नेक्स्ट फीचर्स में नहीं लेके जाना है उसको क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। ओवरराइडिंग इसी तरीके से हमारा क्या करेगा, ये ओवरराइडिंग वर्क करेगा। तो आई होप दैट ये ओवरराइडिंग आपको समझ में आ गया होगा, ओवरराइडिंग किस तरीके से काम कर रहा है। इसमें हमने दो एग्जाम्पल को कंपेयर किया है, एक तो पेरेंट चाइल्ड के को लेकर के कंसीडर किया है और एक हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को लेकर के कंसीडर किया है। तो वो चीज़ें आप कहीं मिक्स आउट मत कर देना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कि आप डैड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऊपर यहाँ पे आपने लिख रखा है यहाँ पे dad/Windows 8 और आप सन का नीचे ऑब्जेक्ट बनाओ और ऊपर लिख दिया आपने son/Windows 10। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें दो एग्जाम्पल्स हमने एक ही में मिक्स आउट किया है, तो वो आप कंसिडर कर लेना अलग अलग करके। देखिए अगर मैं गूगल पे भी अगर यहाँ पे मैं फंक्शन ओवरलोडिंग इन PHP अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस पे जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशंस में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ओवरलोडिंग के बारे में बताएगा। ओवरलोडिंग के लिए मैजिक मेथड होता है, वो मैजिक मेथड अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो इसलिए अभी हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे मैजिक मेथड के लिए। बट एक बिना मैजिक मेथड के भी अगर हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा के करना चाहें तो हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं, उसको भी चेक करेंगे। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग अवेलेबल नहीं होती हैं चीज़ें। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ स्टैक ओवरफ्लो में एक देखते हैं, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के जो एरर आते हैं ना वो यहाँ पे चेक कर सकते हो स्टैक ओवरफ्लो पे, इस पे आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। देखिए नॉर्मल जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे हम जावा की बात करें, C++ की बात करें या फिर .NET की बात करें, इन सब में जिस तरीके से ओवरलोडिंग होती है उस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है PHP में। यहाँ पे हमें वो मैजिक मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका ऑफिशियली टिक मार्क लगाया गया है, दैट मीन्स ये आंसर सही है। इसमें कहा जा रहा है यू कैन नॉट ओवरलोड PHP फंक्शंस,
function signature are based only on their name and do not include argument list, so you cannot have two functions with same name. अब यहाँ पे क्योंकि डेटा टाइप नहीं होता है इसलिए ये बोल रहा है कि आप इसमें दो फंक्शंस को एक क्लास के अंदर नहीं डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसको मैजिक फंक्शंस की बात कर रहा है जो पीएचपी की ऑफिशियल साइट्स हैं. आप इसमें देखिए एक आपका फंक्शन गेट आर्गूमेंट्स करके एक दिया गया है. ये आपको फंक्शंस के अंदर के नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को काउंट करने का काम करता है. ये एक फंक्शन दिया गया है func_get args. इसका काम क्या होता है कि जो भी फंक्शंस को कॉल करेगा, जैसे यहाँ पे माई फंक्शन है, देखिए माई फंक्शन दिया गया है. माई फंक्शंस के पास अगर आपने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर कैसे पता चलेगा 3 है, आपने यहाँ पे देखिए कॉमा लगा करके पास किया है. अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ. इसमें अगर आपने कॉमा लगा करके पास किया है तो यहाँ पे देखिए 3 पैरामीटर है, तो आपको ये 3 रिटर्न करेगा. फंक्शन गेट आर्गूमेंट्स ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 रिटर्न करेगा. अगर हम इसमें 2 पास करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करते टाइम आपको बताना नहीं होता है कि कितना देना है, बट ये ऑटोमेटिक इसके अंदर खुद ही ये पता कर लेता है. गेट फंक्शन आर्गूमेंट, गेट फंक्शन आर्गूमेंट क्या है, ये प्री डिफाइंड पीएचपी का फंक्शन होता है. इसी के बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे चाहे तो एक क्लासेस बनाते हैं. देखिए यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है फू के नाम से और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे 0 कंस्ट्रक्ट किया गया है. ये फंक्शन का नाम है, कंस्ट्रक्ट नहीं है. 0 लगा दिया है तो ये कंस्ट्रक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है. अंडरस्कोर अगर यूज किया गया होता देन ये कंस्ट्रक्टर होता. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जगह पे आप बोल सकते हो नो आर्गूमेंट फंक्शन. कंस्ट्रक्टर होता तो ये ऑटोमेटिक ये कॉल कर लेते. और इसमें देखिए एक और फंक्शन हमने बनाया है जिसमें एक पैरामीटर, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है, इसमें एक पैरामीटर पास किया गया है और इसमें 2 पैरामीटर पास किया गया है. ये आप कह सकते हो ये कंस्ट्रक्टर जो बनाया गया है एक जुगाड़ के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया गया है क्लास के अंदर फंक्शन और ये कंस्ट्रक्ट किया तो एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया. ये फंक्शन गेट आर्गूमेंट जो हमारा है ये हम इसी की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे यूज किया गया है. अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि फंक्शन गेट आर्गूमेंट हमारा क्या करता है. ये आपको रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास किए गए हैं उस फंक्शन के पास. यहाँ पे ये फंक्शन गेट आर्गूमेंट प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी का. ये आपको रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास किए गए हैं इस कंस्ट्रक्टर को. ये फंक्शन भी हो सकता है नॉर्मल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्टैक ओवरफ्लो में ये नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है और ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी हो सकता है. तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को कॉल कहाँ से कराएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा क्योंकि क्लास का नेम भी हमारा क्या है फू करके है. यहाँ पे फू करके है तो क्लास का नेम फंक्शन का नेम अगर हमारा सेम होता है तो ऑटोमेटिक देखिए जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. दैट मीन्स बिना पैरामीटर के जाएगा और जब बिना पैरामीटर के जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये चेक करेगा किसमें कितने पैरामीटर हैं तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा. और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा. और स्विच केस हमारा क्या करता है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट में याद हो तो हम लोगों ने स्विच केस इस्तेमाल किया था जिसमें हमने स्विच में 0 पास करेंगे तो केस कौन सा चलेगा 0 वाला.
और जब 0 वाला केस चलेगा तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये वाला फंक्शन को कॉल करेगा जो हमारा यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, फिर इसका आउटपुट आएगा। और अगेन ये क्या करेगा, यहाँ से स्विच केस से ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा इस पूरे स्विच से। और जब इस पूरे स्विच से बाहर निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर से फंक्शंस को वापस कंस्ट्रक्टर वापस चला जाएगा इधर। तो कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक कॉल होता है, वैसे यहाँ पे भी जब हम एक पैरामीटर पास करेंगे तो एक पैरामीटर के साथ फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फिर से आर्गुमेंट्स में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। और जब यहाँ पे ये काउंट करेगा तो सेम यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये 1 वाला केस चलेगा। और जब 1 वाला केस चलेगा तो यहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये वाला फंक्शन एक पैरामीटर लेगा जो कि 0 वाले पोजीशंस पे होगा। और यही पैरामीटर लेकर के ये आएगा इस वाले फंक्शन के पास। और देन यहाँ पे उसको कंप्लीट करने के बाद ये ब्रेक करके स्विच से बाहर निकल जाएगा, फिर से ये वापस आएगा यहाँ पे, फिर से ये 2 पैरामीटर पास करेंगे तो 2 पैरामीटर लेकर के जाएगा कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में। और कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये फंक्शंस को कॉल करेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि इस कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर हैं। तो ये यहाँ पे 2 पास करेगा, यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा। और फिर से स्विच केस यहाँ पे इसको सेकंड वाले को चलाएगा और यहाँ से सेकंड वाले को ये रिटर्न करेगा, जिसमें से 0 वाला ये चलेगा, 1 वाले में ये चलेगा। और ये वाला कंस्ट्रक्टर 2 वाला हमारा ये फंक्शंस चलेगा 2 पैरामीटर के साथ। पहली वैल्यू इसमें आएगी, दूसरी वैल्यू इसमें आएगी और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रिटर्न कर देगा। अगेन ये कंप्लीट करके जाएगा स्विच केस में, स्विच केस ब्रेक करके बाहर कर देगा। और इसमें अगर हमने 3 से ज़्यादा अगर हमने बनाया है, देखिए यहाँ पे हमने 2 तक हमने डिफाइन किया था, 3 के लिए हमने डिफाइन नहीं किया है, तो 3 वाले के पास जाएगा तो यहाँ पे इसमें 3 रिटर्न करेगा। और ये स्विच केस 3 वाला चलाने की कोशिश करेगा जो हमने कि स्विच केस में डिफाइन ही नहीं किया है। जो नहीं मिलेगा तीसरा तो ये डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। डिफ़ॉल्ट वाले में ये मैसेज आ जाएगा, ये फिक्स होता है, ये प्री डिफाइन वर्ड होते हैं, जो भी वार्निंग रहेगा ये वार्निंग रिटर्न कर देगा। तो अगर आपको इसको चेक करके देखना है तो आप इसको चाहे तो पहले एग्जाम चला करके इसको चेक करके देख सकते हो। इसमें मेन हमारा जो है ना, यहाँ पे एक तो हमने क्लास यूज की है हु नाम से, और इसमें 3 हमने प्राइवेट फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। इन फंक्शंस का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर इन फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कराना है तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं कॉल कराना है और इन तीनों फंक्शंस को किसी नॉर्मल फंक्शंस के थ्रू कॉल कराना है तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, इसमें एक नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे। और नॉर्मल फंक्शंस के अंदर लूप लगाने की जगह पे हम ये स्विच वाला फंक्शंस को स्विच केस यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया है। बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की जगह पे एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा बस। मेन इसका काम यही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यही प्ले कर रहा है, जो कि ये बता रहा है आपके स्विच केस को कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास किए गए हैं इस कंस्ट्रक्टर को बनाते टाइम। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर पास किए गए हैं वो कौन बता रहा है, ये। और इसी की हेल्प से हम लोग स्विच केस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम प्राइवेट फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। मेन आपका यहाँ पे फंक्शन गेट आर्गुमेंट फंक्शन है। यहाँ पे जब हम ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करेगा, ये सिंगल पैरामीटर के लिए करेगा, या 2 पैरामीटर के लिए, 3 पैरामीटर के लिए।
अगर हम यही चीज़ यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो रहा है और ये आपका सिंगल पैरामीटर के साथ काम कर रहा है, ये डबल पैरामीटर के साथ काम कर रहा है, 3 पैरामीटर के साथ ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि हमने स्विच केस में थर्ड के लिए डिफाइन ही नहीं किया है। तो ये डिफ़ॉल्ट में हमने क्या कर दिया, ट्रिगर एरर करा दिया है और ये यूज़र के थ्रू वार्निंग यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है। तो ओवरलोडिंग पीएचपी में पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूज करोगे तो या तो मैजिक फंक्शन यूज करोगे या तो फिर कुछ इस तरीके से आप जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप मैजिक फंक्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें आप अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने देखा कि कैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ function get arguments. This one is the main important of this program. I hope that ये समझ में आ गया होगा कि ओवरराइडिंग कहाँ पे यूज कर रहे हैं और हम ओवरलोडिंग कहाँ पे यूज करेंगे। पीएचपी में पॉसिबल नहीं है, बट हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा।